हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग का लेक्चर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स का एंड ये आप लोग का फोर्थ लेक्चर हो जाएगा। एंड अभी जो हम लोग टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक को हम लोग डील कर रहे थे, दैट इज योर गेस लॉ। तो गेस लॉ से रिलेटेड आप लोग का ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा। यानी कि गेस लॉ में 4 लेक्चर टोटल आएगा, जिसमें से 3 लेक्चर आ चुका है और 1 लेक्चर आप लोग को मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, राइट। एंड जैसा कि आप लोग को पता है, थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी एसेंशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आवर कंपटीशन। हमारे कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग का सब्जेक्ट है वो थर्मोडायनेमिक्स है। क्योंकि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो पहली बात, अच्छा खासा नंबर जो है आप एग्जाम में नहीं ला सकते हो, क्योंकि में अच्छा खासा नंबर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, नॉट इवन दिस एग्जाम। इसके अलावा सिर्फ इसी सब्जेक्ट को नहीं, आप आगे चलकर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्टेड है, जैसे पावर प्लांट हो गया, आरएससी हो गया, एचटी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ना वो किससे कनेक्टेड है, आपके थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक रूल, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम और लॉ से कनेक्टेड है। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स क्लियर अच्छी तरह से कर लोगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो, काफी अच्छा नंबर ला सकते हो। क्योंकि अगर इसमें एचटी, आरएससी समझ आया कि नहीं, और आपका पावर प्लांट वगैरह को मिला दिया जाए तो अच्छा खासा नंबर बनता है किसी भी एग्जाम में। दैट इज वाई आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब बारी ये आता है कि हम लोग सर आज क्या पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, मेरा थोड़ा सा गला जो है वो रूठ गया है, मतलब गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगा। क्योंकि अगर मैं जोर से बोल रहा हूँ ना, बिकॉज मेरा आदत क्या है कि मैं जितना देर तक आपको क्लास लेता हूँ, चाहे वो 1 घंटा करे, 1.5 घंटा करे, तो मैं पूरा एनर्जेटिक रहता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट देख रहा है वो कहीं लेट के देख रहा होगा, घर में बैठ के देख रहा होगा, ठीक है, उसको मूड नहीं कर रहा होगा देखने का, वो नाइट में देख रहा होगा, फिर मॉर्निंग में देख रहा होगा। तो मुझे अपने स्टूडेंट को एनर्जेटिक रखना पूरा का पूरा फुल क्लास में। तो अगर मैं खुद सुस्त होकर पढ़ाऊंगा तो आप लोग का एनर्जेटिक फील नहीं होगा। इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि मेरा जैसा भी तबीयत रहे, आप लोग को फुल एनर्जेटिक के साथ पूरा का पूरा क्लासेस पढ़ाया जाए, चाहे वो 1 घंटा करे, 1.5 घंटा करे या फिर 2 घंटा करे, राइट। बट मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो जब भी मैं जोर से बोल रहा हूँ ना तो गला वो ज़्यादा फंस रहा है, आवाज़ और ज़्यादा वो वाइब्रेट कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा ताकि आप लोग क्लियर सभी चीज़ समझ में आए। बाकी क्वालिटी में कोई भी गिरावट नहीं होगा, ए ग्रेड का क्वालिटी मिलेगा, 100% आपको मिलने वाला है, राइट। ताकि आप लोग को डिले ना हो लेक्चर में, इसीलिए मैं आप लोग को रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि अगर 1-2 दिन का गैप ले लिया तो उसमें आप लोग को 3-4 लेक्चर और घट जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। समझ आया? तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को फटाफट स्टार्ट करते हैं। नाउ बारी यहाँ पे ये आता है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, गेस लॉ में टोटल आपका 4 लेक्चर आएगा, जिसमें से आपका ये लास्ट लेक्चर है, तो सबसे ये कनेक्टेड है। अब अगर मैं बात करता हूँ अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो आप बोलेगा सर जी अभी तक हम लोग जो है वो गैस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? गैस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे, हम लोग बेसिक गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिक गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। देन अगर मैं बात करूंगा तो वंडरवाल जो इक्वेशन होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। देन अगर बात करेंगे सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, यूनिवर्स हो गया, ये सब देखे थे। एंड एट लास्ट हम लोग बात किए थे सिस्टम का प्रॉपर्टी के बारे में, सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो अब जब मैं बताया आप लोग को कि एट लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, सिस्टम का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे, तो वहीं से ये आप लोग का लेक्चर स्टार्ट होता है। बिकॉज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोसेस के बारे में। तो जब मैंने आप लोग को बताया था प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैंने क्या बताया था? प्रॉपर्टी क्या शो करता है? प्रॉपर्टी शो करता है किसी भी आपके सिस्टम का या फिर किसी भी आपका जो एक बॉडी है जिसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो किस स्टेट में है, यही बताता है। समझ आया कि नहीं? मैंने फंडामेंटल जब बताया था आप लोग को सिस्टम का प्रॉपर्टी, तो मैंने बताया था कि सिस्टम का प्रॉपर्टी वो किस स्टेट में है सिस्टम, वो बताता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँगा थर्मोडायनेमिक्स में, हम लोग देखते हैं कि एक तो आपका सिस्टम होता नहीं है, मतलब एक सिस्टम में एक स्टेट होता नहीं है, ढेर सारा स्टेट आपको मिलता है। तो जब ढेर सारा स्टेट मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है प्रोसेस या पाथ। मतलब जैसे कि यहाँ देखो, आप फिगर में आप देख सकते हो, पीवी डायग्राम में दिखाया गया। मान लो पी जो है प्रेशर, कोई आपका क्या है? एक प्रॉपर्टी है सिस्टम का, और वॉल्यूम कोई प्रॉपर्टी है। तो सिस्टम में
वॉल्यूम और प्रेशर जो है कोई प्रॉपर्टी है। अब इसमें आप देख सकते हो ये आपका स्टेट 1 है, स्टेट 1 है, ये आपका स्टेट 2 है, स्टेट 3 है। तो हम लोग देखे थे कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, मतलब प्रॉपर्टी मतलब इसमें इस पॉइंट में इस स्टेट में कुछ कोई भी चीज़ है, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड है, लिक्विड का कुछ खास प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम समझा गया। तो स्टेट 1 में कुछ P1 आपका प्रेशर होगा एंड V1 वॉल्यूम होगा। अगर स्टेट 2 का बात करेंगे तो 2 में कुछ मेरा प्रेशर होगा P2 एंड वॉल्यूम होगा V2। स्टेट 3 में बात करेंगे तो स्टेट 3 में कुछ होगा वॉल्यूम V3, कुछ होगा प्रेशर मेरा P3। और स्टेट 4 में बात करेंगे तो इसमें भी कुछ मेरा वॉल्यूम होगा V4 एंड कुछ मेरा प्रेशर होगा P4। मतलब हर एक स्टेट में कुछ प्रॉपर्टी है। नाउ इन सभी को जो कनेक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू ये जा रहा है, जिस लाइन से यहाँ रेड से दिखाया गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है पाथ, या फिर बोल सकते हो सिंपल, अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उसको बोलते क्या? उसको पाथ कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। पाथ मतलब रास्ता जिसके थ्रू मेरा एक स्टेट दूसरे स्टेट में गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? पाथ कहेंगे, फिर प्रोसेस कहेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू गया, और जब मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है। क्योंकि यहाँ देखो प्रॉपर्टी में कैसे नहीं चेंज आया, जब पहला स्टेट में था उसमें प्रेशर मेरा क्या था? P1 था और वॉल्यूम क्या था? V1 था। लेकिन जब वो दूसरे स्टेट में आ गया थ्रू दिस पाथ, इस पाथ के थ्रू जो आया, जब मेरा दूसरे स्टेट में आ गया तो वहाँ पे मेरा अब प्रेशर मेरा P2 हो गया और वॉल्यूम मेरा V2 हो गया। मतलब हम लोग क्या समझे कि जो मेरा पाथ फॉलो करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। तो वही चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन दैट क्या पढ़ने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में एक स्टेट देखने को नहीं मिलता है। स्टेट क्या बताता है? सिस्टम का प्रॉपर्टी। तो एक स्टेट नहीं होता, ढेर सारा स्टेट होता है। और जब मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, या दूसरे से तीसरे गया, तीसरा से चौथा गया, तो उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस कहते हैं। और जब मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता, चेंज भी करता है, तब मेरा उसका स्टेट भी चेंज करता है और उसका आपका प्रॉपर्टी भी चेंज होता है। दैट इज कॉल योर पाथ और प्रोसेस। तो उसके बारे में आज आप लोग को मैं बताने वाला हूं। समझ आया कि नहीं? यही चीज है, राइट? चलिए, तो यही कहा गया है इन थर्मोडायनेमिक्स स्टेट द पाथ फॉलोड बाय द डिफरेंट स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एज पाथ और प्रोसेस। समझ आया? सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे कहा गया है। मैंने आप लोग को टोटल चीज समझा दिया, बस इसमें वही चीज को लिख दिया गया है दैट जो पाथ मेरा फॉलो करता है किसके द्वारा? बाय डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट 1 2 3, उसका जो पाथ फॉलो किया किसमें? एक सिस्टम में, वही मेरा क्या कहलाता है? या तो उसको हम लोग पाथ कहते हैं या प्रोसेस कहा जाता है। अब इसको मैं अलग तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, और कहीं कहीं पे लिखा रहता है दैट द लोकस ऑफ द डिफरेंट स्टेट। लोकस मतलब जो उसको जोड़ता है, आप देखो यहाँ पे स्टेट 1 था, स्टेट 2 था, स्टेट 3 था, स्टेट 4 था। इन सब को देखो एक लाइन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया है। तो कोई ना कहीं क्या कर रहा है? एक लोकस कर रहा है, एक मेरा लाइन बन रहा है। हर एक स्टेट जब जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर दूसरे से तीसरे स्टेट में जा रहा है, और तीसरे से चौथे स्टेट में जा रहा है। तो एक से लेकर फोर्थ स्टेट जो यहाँ पे पार किया गया है, तो ये क्या है? एक से लेकर 4 तक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में एक लोकस जैसा बना है, तो हम लोग इसको द लोकस ऑफ डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट है, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग मेरा वॉल्यूम है, अलग अलग मेरा प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट में आप अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम को शो कर सकते हो। जैसे मैं चाहो तो इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है? इसको मैं चाहे तो ऐसे दिखा देता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा कुछ वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा। एक सेकंड, एकदम स्ट्रेट आपको देना है, ठीक है? यहाँ पे तो स्टेट 2 में आ जाएगा मेरा P2, स्टेट 3 में आ जाएगा मेरा प्रेशर P3, स्टेट 4 में आ जाएगा मेरा प्रेशर P4। एंड वॉल्यूम का बात करेंगे तो स्टेट 2 में V2, स्टेट 3 में V3 एंड स्टेट 4 में V4 वॉल्यूम मेरा आ गया। तो हर एक स्टेट में अलग अलग मेरा क्या है? प्रॉपर्टीज है। क्योंकि यू नो दैट मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, दीज ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी क्या होता है? जो कि पॉइंट पे डिपेंड करता है। याद है मैंने बताया था कि dp इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग P2 माइनस P1 लिख सकते हैं, ठीक है? P2 माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग? P1 लिख सकते हैं। dt इक्वल टू हम लोग T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। dv इक्वल टू हम लोग V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। du इक्वल टू हम लोग U2 माइनस C1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो होता है मेरा पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एक से लेकर 2 तक किधरों से आए, इधर से आए, इधर से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये
से आ रहा है या बी से आ रहा है या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डिपेंड किस में करता है, फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे। जैसे मान लेते हैं एक मेरा इनिशियल पॉइंट है और मेरा 2 मेरा फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल मैंने इनिशियल कर देंगे तो उससे मेरा प्रॉपर्टी निकल जाएगा। इसलिए इसको हम लोग डी से लिखते हैं, डी से। और डेल से किसको लिखते हैं, हीट को लिखते हैं और वर्क को लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों मेरा पाथ फंक्शन होता है। क्योंकि ये मेरा पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, पूरा पूरा पाथ पे डिपेंड करता है। कितना हीट आया, कितना वर्क गया, ये सब में डिपेंड करता है। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ था। चलिए इतना आप लोग समझ गए। इसके अलावा हम लोग और किसके कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड आप लाइन पढ़ सकते हो, दैट द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। जब मेरा स्टेट चेंज करता है तो वही मैंने कहा ना, स्टेट चेंज कर रहा है, एक से दूसरा में गया तो स्टेट मेरा बिल्कुल चेंज किया। एक सेकंड, इन सभी को मुझे मिटाना नहीं है, ये सभी को वॉल्यूम को रहने देना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे स्टेटमेंट, दैट द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट को वो चेंज करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, प्रॉपर्टी चेंज हुआ, तो उसी को हम लोग तो प्रोसेस कहते हैं ना। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेस यहाँ पे कहते हैं। तो चेंज स्टेट इज नॉन एज प्रोसेस। चलिए अब इतना चीज हो गया, हम लोग प्रोसेस समझ गए या पाथ समझ गए। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारा मेरा क्या होता है, स्टेट होता है, ये भी समझ गए। नाउ अब जो ये आपका प्रोसेस होता है ना, ये कई तरह का प्रोसेस होता है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ढेर सारा प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। समझ आया, ये सब जो प्रोसेस, इसके अलावा फ्लो प्रोसेस होता है, नॉन फ्लो प्रोसेस होता है। तो इन सब, इसके अलावा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस भी हो जाता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आप सब जानते होंगे। तो ये सब प्रोसेस है, यहीं से प्रोसेस है। मतलब सब प्रोसेस में क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट करेगा, जिसमें उसका प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, प्रॉपर्टीज भी चेंज होगा। समझ आया। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जितने भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस देखने को मिलता है, ताकि आपको आइडिया पता चले कि वो मेरा प्रोसेस क्या होता है। अब तो आई होप सो कि प्रोसेस में आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा कि प्रोसेस क्या होता है। सिंपली आप बोलोगे सर जी थर्मोडायनेमिक्स में ढेर सारा आपका स्टेट होता है। स्टेट मतलब जब वो चेंज करता है अपने प्रॉपर्टीज को, और वही जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है, उसी को पाथ जिसके थ्रू वो चेंज किया या प्रोसेस कहते हैं, जिसके प्रोसेस से वो चेंज किया, दैट्स इट, उसी को हम लोग कहते हैं। या लोकस ऑफ द डिफरेंट स्टेट, जो अलग अलग स्टेट को जोड़ता है, वो भी बोल सकते हैं। या चेंज ऑफ क्या बोले मैंने, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। जब स्टेट को चेंज करता है तभी उसको प्रोसेस करेंगे, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ा जाए। नाउ अब बारी आता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो मेरा ओपन में भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल जिससे आप फील कर पाओ। देखो एयर में आप देखते हो ना, आप हिमालय तरफ चल जाइएगा तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से ही बर्फ गिर रहा है, चलो मान लेते हैं ऊपर में ही बर्फ गिर रहा है, लेकिन आप देखोगे जैसे लैंड में आ जाओगे, जैसे राजस्थान तरफ या फिर यूपी तरफ या बिहार तरफ, या फिर आप मुंबई तरफ चल जाओ, गुजरात तरफ चल जाओ, राजस्थान तरफ चल जाओ, या तमिलनाडु तरफ चल जाओ, चेन्नई तरफ चल, कहीं भी इंडिया पे किसी कोने में चल जाओगे तो बारिश भी तो होता है। तो क्या यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं किया, ऊपर में मान लो बर्फ आ रहा था, आइस आ रहा था, तो आइस आता था नीचे नीचे मेरा क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट बन गया, मतलब लिक्विड बन गया। तो क्या हुआ, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। स्टेट चेंज किया कि नहीं, तो प्रोसेस हुआ ना। लेकिन ये मेरा पूरा का पूरा ओपन प्रोसेस, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम हुआ। क्या ये कोई क्लोज इनक्लोज है, नहीं है ना। अब बात करते हैं कुकर प्रेशर। आपने क्या करा, बर्फ को ही लेके चलता है, आइस को ही लेके चलता है। आइस को आपने क्या करा कि आप एक कंटेनर में डाल दिए और पैक कर दिए, गर्म कर दिए, और गर्म कर रहे हैं तो वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और गर्म करेंगे तो मेरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, लिक्विड से मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो क्या ये स्टेट चेंज किया, अगर स्टेट चेंज किया तो प्रोसेस ये हो रहा है, प्रोसेस हुआ ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, प्रोसेस चेंज हुआ। तो एक मैंने ढक के करा इनक्लोज में, और एक मैंने ओपन में करा। इन दोनों तरह में, दोनों मतलब ओपन में भी और क्लोज में भी प्रोसेस हो सकता है। तो जो ओपन में आप मेरा प्रोसेस चेंज करता है, प्रोसेस होता है, उसको क्या कहेंगे, यानी स्टेट जो चेंज करता है। और जो क्लोज में मेरा स्टेट चेंज करता है उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने इतना आप लोग को बताया तो ये तो चीज क्लियर हो गया होगा दैट अ प्रोसेस अंडरगोइंग अ फ्लूइड इन अ क्लोज सिस्टम इज कॉल्ड नॉन फ्लो प्रोसेस। इसीलिए मैंने रेड से हेडलाइन वही कर दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको नोट्स में ध्यान रखना है कि हाँ क्लोज सिस्टम में जो मेरा प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग नॉन फ्लो प्रोसेस कहेंगे। मतलब सिंपल सा बात है कि भाई क्लोज सिस्टम में कोई अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम लोग नॉन फ्लो प्रोसेस कहेंगे। नॉन फ्लो क्यों, क्योंकि मेरा फ्लो नहीं कर पा रहा ना, बाहर नहीं, अंदर में ही हो रहा है। क्लोज जैसे कुकर प्रेशर के अंदर
आपने ये समझो कि आप किसी चीज़ को लिए और उसको पिघा लें, सॉलिड में था उसको लिक्विड में कन्वर्ट किए, तो वो क्या बाहर हुआ, बाहर के सराउंडिंग से मेरा कोई इंटरेक्शन किया नहीं, वो अंदर में ही हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड योर नॉन फ्लो प्रोसेस, यानी कि क्लोज सिस्टम में हो रहा, क्लोज सिस्टम में हो रहा है, सिस्टम को मैंने क्लोज कर दिया। अब बात करेंगे सेम चीज अगर मेरा ओपन सिस्टम में, अगर मेरा ओपन सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रहा तो उसको क्या कहेंगे, तो चूंकि ओपन में हो रहा था, फ्लो कर रहा है सराउंडिंग के साथ, सिस्टम कोई बाउंड्री नहीं है, और अगर इमेजिनरी है तो भाई सराउंडिंग के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, यानी कि अ प्रोसेस अंडरगोइंग अ फ्लूइड इन अ ओपन सिस्टम इज कॉल्ड फ्लो प्रोसेस। अच्छा आप लोग एक चीज बोलिएगा, सर जी बार बार यहाँ पे फ्लूइड फ्लूइड क्यों बोल रहा है? अब मैंने आप लोग को कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स में अधिकतर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, गैसेस के बारे में बात करेंगे, गैस को हीट करके उसका भाई हीट का कन्वर्ट करेंगे वर्क में, और इंटरेक्शन देखेंगे और प्रॉपर्टी का चेंज वगैरह देखेंगे। तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मतलब जो बहता है ना, जो फ्लो होता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड में मेरा लिक्विड तो आता ही है, एयर भी आता है, गैसेस भी आता है, क्योंकि ये भी तो बहता है ना, हवा भी बहता है, पानी भी बहेगा, जो मेरा फ्लो करता है, जो मेरा फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, इसलिए फ्लूइड का यहाँ पे बात करा गया है। समझे मेरी बात की नहीं, ये चीज क्लियर हो गया होगा, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब बारी आता है क्या, एक आता है मेरा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या आता है मेरा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब मैं आपसे ये बोलूंगा, मैंने क्या कहा, हम लोग अभी देखे थे ना इस ग्राफ में देखे थे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है, ठीक है, इस सबको एक काम करते हैं ना, एक स्टेट में लिख ही देता हूं, स्टेट, ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टेट, तो ये सब मेरा स्टेट है, स्टेट 1 2 3 4। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम लोग अभी देखे कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, और जब मेरा दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में गया, तब हर बारी मेरा प्रॉपर्टी चेंज कर रहा था, हर बारी मेरा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। और अगर मैं कोई ऐसा प्रोसेस का बात करूं जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जा रहा है, मतलब प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है मेरा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब मैंने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टेट चेंज होने के बावजूद भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब बोलेंगे सर समझ नहीं आया, थोड़ा बताइए, पहले डेफिनेशन देख लो। द अ प्रोसेस, एक सेकंड हाईलाइट ले लेता हूं, अ प्रोसेस अकर और प्रोसीड इन सच ए मैनर दैट सिस्टम रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कोई फर्क होने नहीं दे रहा है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम बनाए रखता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये मेरा क्या है, दो ही स्टेट ले लेते हैं, मान लो फर्स्ट स्टेट है ना, स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस एक हो रहा है, पाथ चेंज करा, प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस में जब स्टेट 1 से स्टेट 2 गया तो यहाँ पे कुछ P1 V1 होगा, मान लो P1 V1 के बीच में ले रहे हैं, है ना, या फिर मान लो T1 होगा, कुछ P1 होगा, कुछ V1 होगा, कुछ T1 होगा। जब 2 में चल गया तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ मेरा प्रॉपर्टी, मतलब P2 हो गया, V2 हो गया, T2 हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे स्टेट तो चेंज किया लेकिन इसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हर एक स्टेट में इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। और ये कैसे किया जाता है, ये बहुत ही स्लो मैनर में प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो कहेंगे। ये सबसे अच्छा एग्जांपल ये समझो, है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल ये समझो कि आप मान लो घर में गुल्लक है, बहुत अच्छा एग्जांपल, मैं आपको इससे भी सिस्टम में समझाऊंगा, बट इजी तरह से समझो क्यों हम लोग बोल रहे हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख रहा है। अब गुल्लक होता है ना, गुल्लक में हम लोग पैसा डाल के पैसा जमा करते थे बचपन में, तो क्या होता ना, आप डेली सुबह जितना पैसा डाले हैं ना, मम्मी डाल रही है, आप छोटे थे जब थे तो गुल्लक से डेली सुबह 8 बजे आप पैसा निकाल रहे, 1 रुपया मात्र निकाले, एक सिक्का निकाले 1 रुपया, तो वह क्या इक्विलिब्रियम घट गया। लेकिन क्या करती है ना, और पापा डेली चेक करते हैं कि कहीं तुम पैसा बार बार डेली निकाल तो नहीं रहा ना, तो डेली वो 10 बजे आके चेक करते हैं, और आप पैसा कितना बजे निकालते हैं, 8 बजे। तो जैसा आपने एक पैसा निकाला, तुरंत ही 4-5 मिनट के बाद आपको मम्मी को पता है कि मेरा बेटा 1 रुपया डेली निकालता है, तो वो पापा से डांटना आपको पड़े, इसके चलते वो 5 मिनट बाद ही एक सिक्का डाल के फिर से डाल दे रही है गुल्लक में, तो फिर से इक्विलिब्रियम हो रहा। तो जैसे पापा देखने आ रहे हैं, उसको लग रहा कि भाई जितना पैसा था उतना ही सिक्का, मान लो 100 सिक्का है, तो वो 100 सिक्का मान लो गिनना पॉसिबल नहीं, 2 सिक्का है, तो आके देखते हैं हाँ 2 ही सिक्का है। फिर अब अगले सुबह फिर से जाके सिक्का निकालोगे, फिर मम्मी क्या करेगी, तुरंत ही जाएगी, अच्छा निकाल लिया, तो फिर 1 डाल दिए, फिर पापा जाकर देखेंगे तो 2 है, तो क्या हो रहा, हर बारी वो स्टेट में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जा रहा है, हर बारी
आपका प्रोसेस चेंज हो रहा, प्रोसेस तो हो रहा है कि स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, पहले एक दो सिक्का था फिर एक हुआ, लेकिन फिर से मम्मी डाल दी तो फिर से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। तो क्या हुआ, ये को बहुत ही स्लो ढेर सारा प्रोसेस होते हुए जाएगा और हर एक आपका स्लो जितने भी स्टेट पार करेगा ना, छोटा छोटा स्टेट, सब में इक्विलिब्रियम बनाए रखेगा उस सिस्टम को। दैट इज कॉल योर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझे मेरी बात कि नहीं? और अच्छी तरह समझो, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है और इसको आपको गर्म करना है ना, गर्म करना है 21 डिग्री सेल्सियस करना, 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है। अब आप गर्म करोगे 1 मिनट में हो जाएगा तुरंत, लेकिन आप इतना स्लो गर्म कर रहे हो, इतना स्लो गर्म कर रहे हो कि आप अगर छुओगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि गर्म हुआ, इतना स्लो हो रहा है। ठीक है, एकदम मतलब समझ लो 0.01 डिग्री सेल्सियस से गर्म कर रहे हो। और वैसे करके दिन भर में 1 डिग्री बढ़ाए, 1 डिग्री दिन भर में बढ़ाए, तो क्या आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ हुआ है? पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। और समझो, आप क्या करो कि आप क्या एक तरह से चावल खा रहे हो, एक प्लेट आपने चावल लिया। अब चावल कितना सारा आपका क्या ना, थोड़ा थोड़ा ग्रेन होता है, दाना वगैरह होता है चावल का। ठीक है, तो आप क्या करो ना, हम लोग क्या करते हैं, एक कोर एक बार में खाते हैं या एक चम्मच से खाते हैं। आप क्या करो ना, एक बार में 1 ग्रेन को ले रहे हो, समझ रहे हो ना, जो चावल और चावल का 1 ग्रेन को ले रहे हो, 1 ग्रेन को खा रहे हो, तो आपको पेट भरेगा और पूरा का पूरा चावल खत्म भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक आपने खाया फिर दूसरा खाया। अलग बात है कि एक प्लेट को खाने में 2 दिन लग जाएगा, लेकिन वो हर एक प्रोसेस में आपको लगे खाया, कुछ पता ही नहीं चला, फिर खाया, कुछ पता ही नहीं चला। तो उस तरह का चीज़ है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बोलोगे सर जी क्या ये मेरा पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर खाओ कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल कहा जाता है। ठीक है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी एक तरह से प्रोसेस होता है, लेकिन इस तरह से अगर होगा तो इसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे, यानी कि जो मेरा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बनाए रखता है हर एक पॉइंट पे। समझ आया? चलिए, इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक काम करते हैं, क्वासी स्टैटिक को थोड़ा मैं डिटेल से समझाता हूँ। क्वासी स्टैटिक को थोड़ा मैं डिटेल से यह समझाता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल प्रोसेस फॉर योर कोर्स वर्क। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे। समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करा गया है ना, ये एक सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर, एक ये मेरा क्या है, सिलेंडर है, एक मेरा सिलेंडर है, राइट। और सिलेंडर में यहाँ पे पिस्टन रखा गया है, एक मेरा देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टन है, और पिस्टन है, और पिस्टन के ऊपर ढेर सारा यहाँ पे वेट रखा गया, ये सभी क्या, दीज आर वेट रखा गया। ठीक है, और पिस्टन के नीचे में आप देख सकते हो गैस है, क्या है, गैस है। चलिए समझिए, क्या लिए, एक हम लोग सिलेंडर लिए, सिलेंडर के अंदर में हम लोग क्या गैस भर दिए, फिर इसको हम लोग पिस्टन से इसको क्लोज कर दिए, और उसके ऊपर ढेर सारा वेट, बहुत ही वेट, पतला पतला वेट रखे, बहुत हेवी वेट नहीं है, बहुत ही छोटा छोटा वेट हम लोग रख रहे हैं, बहुत ही पतला पतला छोटा छोटा वेट रख रहे हैं, ग्राम के माफिक समझ लो, ग्राम वाला पेड़, एकदम पेपर जैसा हम लोग वेट रखें। पेपर मान लो, पेज जो होता है ना आपका, पेज ही रख दे, ढेर सारा पेज हम लोग रख दिए, एकदम हजारों, इतना ऊपर तक पेज रख दिए। ठीक है, इतना रख दिए। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट, दिस इज योर क्यू, योर हीट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे, वैसे क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। भाई ऑब्वियसली बात है, गर्म देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और जैसे मेरा टेम्परेचर राइज करेगा वैसे मेरा गैस जो है वो एक्सपेंड करेगा, और प्रेशर मेरा पिस्टन पे लगाएगा। इसीलिए देखो पी प्रेशर यहाँ पे पिस्टन पे लगाया जा रहा है, जो एरो दिख रहा है ऊपर तरफ से, ये क्या कर रहा है, पिस्टन को मेरा धकेल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है मेरा गैस, तो प्रेशर लगा रहा है। अब जैसे ही मेरा पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है, गैस जो जैसे वो हीट हो रहा, तो भाई ऑब्वियसली उसका जो मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेगा गैस का, वो रेंडमली ऑलवेज मूव करते रहता है। गर्म करेंगे तो और ज़्यादा मूव करेगा, तो धक्का लगाएगा। मैंने बताया था ना, आपस में एक टकराता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में। दूसरा क्या होता है, कंटेनर में जाकर धक्का लगाता है, जो कंटेनर में धक्का लगा वो प्रेशर के माफी भी लगाएगा, तो प्रेशर बार बार लगा रहा है, प्रेशर फोर्स लगा रहा है, तो जिसके चलते क्या होगा, पिस्टन ऊपर होना चाहेगा, एंड इसका टेम्परेचर भी, गैस का टेम्परेचर बढ़ गया। अब हमको क्या करना है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, और क्वासी स्टैटिक का हम लोग डेफिनेशन क्या देखें, डेफिनेशन ये देखें कि सिस्टम रिमेन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब उसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब जो मेरा यहाँ पे जो टेम्परेचर जो मेरा राइज किया ना, उसको फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में ले आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, फट से यहाँ से एक वेट को हम लोग हटा देंगे, एक वेट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ से एक वेट को रिमूव करेंगे, है ना, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, वैसे ही मेरा क्या करेगा, गैस मेरा और एक्सपेंड करेगा और थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा, और जो मेरा टेम्परेचर पहले था वो फिर से रिटर्न आ जाएगा, इनिशियल अपने स्टेट टेम्परेचर में आ जाएगा, क्योंकि आपने रिमूव करा, गैस मेरा एक्सपेंड किया, ठंडा हुआ, टेम्परेचर घट गया।
फिर से यहाँ पे हीट देंगे और ये प्रोसेस चलते रहेगा। फिर से हम लोग यहाँ पे हीट देंगे, फिर टेम्परेचर राइज करेगा, फिर गैस जो मेरा प्रेशर सिलेंडर में धक्का लगाएगा, ठीक है, पिस्टन पे धक्का लगाएगा, वो ऊपर उठना चाहेगा, ठीक है। वैसे हम लोग एक वेट को हटाएंगे, फिर से वेट जो मतलब उसका जो ठंड गर्मी है वो मेरा नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर फिर इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। फिर से सेम ये चलते रहेगा, हीट बढ़ाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, हम लोग वेट को हटाएंगे तो एक्सपेंड फिर से करेगा गैस और ठंडा हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर में, फिर से रिटर्न आ जाएगा, जो टेम्परेचर राइज किया था वो नॉर्मल आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग एक स्टेट में देखें, मतलब एक स्टेट एक प्रोसेस में देखें, मतलब जो एक से लेकर दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आता है जहाँ पे हर एक जगह पे इक्विलिब्रियम बनाता है, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। तो एक स्टेट चेंज करने के बीच में आपको हजारों इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखने का, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पे बैलेंस करेगा, मतलब यहाँ तक आया तब तक टेम्परेचर जो है राइज किया था ना, तब तक फिर से जैसे वेट हटाएं फिर ये टेम्परेचर मेरा क्या हो गया, गिर गया, नॉर्मल आ गया, उठा गिर गया। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट में ये प्रोसेस होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस में होता है। तो यानी कि ये मेरा बहुत ही स्लो मैनर में प्रोसेस होता है, तभी जाके ये मेरा पॉसिबल होता है। समझ आया? तो यहाँ पे भी एक चीज़ मैं लिख देता हूँ दैट ये हम लोग वेट को रिमूव करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, और देखिए जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा ना, जितनी भी प्रोसेस पढ़ाऊंगा, ये सब आपका पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आप लोग को क्लासेस जो है ना, हर एक क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक बार देख लीजिएगा ना तो कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं से पढ़ने का। तो आप लोग बहुत ही मन लगा के आप लोग को यहाँ पे ध्यान लगा के पढ़ना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करें, हम लोग रिमूव कर रहे हैं, वी रिमूव, ठीक है, वी रिमूव दी वेट। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, लिख के क्यों लाया जाता है, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो कम से कम चीज़ जो मुझे एडिशनल बनाता रहता है वही मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज लिख के लाता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो मैंने कहा सही तरह से राइटिंग नहीं होगा, क्योंकि अच्छे से भी लिखना आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। और देखो पीपीटी अगर दे दिया जाए ना बुक का प्रिंट करा के, देखो ये बुक से पढ़ाया जा रहा है, सारे एनसीईआरटी और अच्छे अच्छे बुक के यहाँ पे लिया गया। अच्छा और एक चीज़, क्या आप लोग को बुक रिकमेंड मैं करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे 8-10 बुक को पढ़ के आप लोग को बताया जा रहा है तो आप लोग बुक पढ़ने का क्या फायदा, फिर मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कम से कम स्टैंडर्ड 4-5 बुक को फॉलो कर रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट स्टैंडर्ड बुक को, और उस सभी बुक को पढ़ के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग बुक को ना फॉलो करो, इसीलिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको आप लोग पढ़िए अच्छी तरह से, और जो मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा उसको आप लोग को सोल्यूशन करना, रिविजन करना सारे थ्योरी को, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग बुक को प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन छूटे तो मुझे कहिएगा, ठीक है। चलिए, तो वी रिमूव दी वेट, और जैसे हम लोग वेट को रिमूव कर रहे हैं वैसे क्या आ रहा है, टेम्परेचर जो रह रहा है, टेम्परेचर वो मेरा नॉर्मल हो जा रहा है, टेम्परेचर मेरा नॉर्मल आ जा रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि भाई ये मेरा हो रहा है, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो मैनर में चले तो एक से देकर 2 प्रोसेस तक पीवी डायग्राम में कई सारे इक्विलिब्रियम हम मुझे क्या स्टेट दिखाई देती है, और हर एक स्टेट में ये इक्विलिब्रियम में रह रहा है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी पूरा प्रोसेस में टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, हर बार कांस्टेंट हो जा रहा है ना, नॉर्मल हो जा रहा है। मतलब भाई बढ़ा टेम्परेचर, वेट हटाएं, फिर कहा गया, मतलब जितना था टेम्परेचर वही रहा। यानी आप बोल सकते हो कि ये मेरा आइसोथर्मल है, ये मेरा आइसोथर्मल है। और जैसे मैंने कहा कि ये पॉसिबल तो है नहीं, ये पॉसिबल प्रोसेस मेरा नहीं है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो राइज करेगा ही। इसीलिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं कि ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि जो इतना स्लो प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस को होना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल या फिर इसको इमेजिनरी प्रोसेस मान के चलते हैं। मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे बोला भी गया है दैट क्वासी, एक सेकंड, हाँ देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। आप सबसे अच्छा अगर आपको देना है कि भाई कौन सा एग्जांपल है मेरा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का, तो आप लोग को ध्यान रहना है कि आइसोथर्मल सबसे अच्छा प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। इजंट इट क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए ये चीज़ें तो ये कब प्रोसेस पॉसिबल है, तो आपने देखा और आपने समझा कि सर जी ये तभी पॉसिबल है जब व्हेन अ प्रोसेस विल अकर इन इनफाइनाइटली स्लो मैनर। और ये पॉसिबल का वजह बहुत स्लो होगा, जो कि होने वाला नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल आपको करना है तो बहुत स्लो आपको करना पड़ेगा। वही हाल है ना, मैंने बताया था ना कि आपको 1 प्लेट चावल खाना तो एक एक खाओ, आपको करिएगा तो आपको इतना टाइम भी नहीं है,
ठीक है, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तब जाके पॉसिबल है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज स्लोएस्ट प्रोसेस, तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है मेरा, बहुत ही स्लोएस्ट प्रोसेस होता है। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है दैट्स वाई आइसोथर्मल प्रोसेस इज परफेक्टली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट इन दी सच स्लोएस्ट मैनर। मैंने कहा, इसलिए मैं कहा कि ये मेरा इम्पॉसिबल प्रोसेस है, क्योंकि इतना स्लो जो है वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना स्लोवेस्ट किसी प्रोसेस को हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको या तो इसको क्या कहा जाता है, या तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस कहा जाता है, या रिवर्सिबल कहा जाता है, या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सबका मतलब एक ही है, क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल या हाइपोथेटिकल। बात है इमेजिनरी भी बोल सकते हो, वो चीज़ होता है। एंड इसीलिए आप देखोगे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का यूज कहाँ करते हैं, कार्नोट साइकिल में यूज करते हैं, क्योंकि यू नो दैट कार्नोट साइकिल मेरा हाइपोथेटिकल साइकिल होता है, उसका जो एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम लेते हैं, और वो मेरा जितने भी रियल आपका साइकिल होता है, रियल इंजन होता है जिसमें साइकिल प्रोसेस देखते हैं, उतना एफिशिएंसी कोई भी मेरा साइकिल नहीं दे पाता है जो मेरा कार्नोट साइकिल देता है। क्यों? क्योंकि कार्नोट साइकिल में हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस मेरा क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, इम्पॉसिबल प्रोसेस होता है। इसलिए इसको हम लोग कार्नोट साइकिल को भी क्या मान के चलते हैं कि मेरा एक तरह से हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी और आइडियल साइकिल होता है। समझ आया कि नहीं? इसलिए कहा गया बाय विच वी यूज आइसोथर्मल प्रोसेस इन एनी साइकिल फॉर आइडियल रिजल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे कार्नोट, तो आइडियल रिजल्ट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आइडियल कि मैक्सिमम मुझे कितना इसमें मिलना चाहिए, वो चीज़ है। जैसे मैंने एग्जाम सैलरी आपको बताया था ना, आइडियल मतलब कि मैं जॉब करना चाहता हूँ 80,000 का, ठीक है, लेकिन मुझे मिलेगा 60,000 70,000 उसके आसपास जाएंगे तभी खुश रहेंगे, तो वो मेरा एक आइडियल है, वो एक्चुअल में नहीं होगा, वो इमेजिनरी है जो मैंने सोचा है, ठीक है, वो टाइप से है। हाँ मिल सकता है, ऐसा बात नहीं, आप 1-1.5 लाख का भी कर सकते हो, लेकिन सब अपने तरीके से सोचता है ना, सब अपने तरीके से सोचता है कि मुझे जिस फील्ड में जाना उसमें मुझे इतना कमाना है। तो हमेशा कोई जितना भी सोचता है ना वो इमेजिनरी एक सोचता है। जैसे आपको कार खरीदना है, तो आपको अगर कार खरीदना 20 लाख का है ना, होंडा सिटी खरीदना, लेकिन आप सोचिएगा मुझे BMW चलाना है ना, बोले आप ले नहीं पाइएगा। हो सकता है किसी की किस्मत अच्छा रहे तो ले ले, तो भाई उसका इमेजिनरी पूरा हो जाए, तो वो तो रियल चीज़ हो गया ना। ये हाइपोथेटिकल से साइकिल वगैरह का बात किया जा रहा है, बस समझाने के उस समय एग्जाम्पल आप लोग को देता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अदर थिंग दैट इज कॉल योर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस जाता है, एक न्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर जी अब हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये क्या चीज होता है, अभी हम लोग बात किए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब भाई रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कैसे समझेंगे, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, फिर से समझो वही प्रोसेस में, ये हम जाते हैं यहाँ ग्राफ में, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, तो जब मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है, सर जी प्रॉपर्टी चेंज हो रहा, P1 V1 था, स्टेट 2 में गए तो P2 V2 हो गया। तो अगर हम लोग स्टेट 1 से स्टेट 2 में आए और स्टेट 2 से रिटर्न हम लोग स्टेट 1 में जाएंगे, रिटर्न जाएंगे, ठीक है, रिटर्न जाएंगे, तब भी प्रॉपर्टी चेंज होगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप जब पहला स्टेट से दूसरे स्टेट में आए तो जो भी आपने इंटरेक्शन करा है, जो भी चेंज हुआ है, वो जब रिटर्न हम लोग स्टेट 1 में चल जाएंगे तो वो रिटर्न खत्म हो जाए, मतलब कोई इन्वायरमेंट को पता ही ना चले, कुछ हुआ ही ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। नहीं समझ आया, ठीक है, मैं अभी पहले डेफिनेशन आता हूँ फिर यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने क्या करा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि कोई आपका एक स्टेट है, ये मेरा स्टेट 1 है, ठीक है, ये मेरा स्टेट 1 है, और यहाँ से गया एक स्टेट 1 और ये गया स्टेट 2। तो मैं कह रहा हूं कि जब मेरा स्टेट 1 से, ध्यान देना, जब मेरा स्टेट 1 से स्टेट 2 की ओर आते हैं और रिटर्न हम लोग आए और रिटर्न हम लोग स्टेट 2 से स्टेट 1 की ओर चल गए, लेकिन इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट छोड़े बिना, इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट ही नहीं छोड़े, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जो कि अगर देखो यहाँ पे क्या करता है ना, बहुत सारा लड़का जो है, बहुत सारा लड़का ये गलत समझ लेता है। गलत कैसे समझ लेता है कि उसको ये लगता है कि कोई इफेक्ट छोड़े बिना तो वो गया और फिर रिटर्न आ गया तो बस हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। नहीं, एक्चुअल मीनिंग इसका समझो। जब आप स्टेट 1 से स्टेट 2 की ओर जाते हो तो आपने कुछ यहाँ पे हीट मान लो सराउंडिंग पे दिया और कुछ आपको वर्क डन मिला, ठीक है, ये हुआ। आपने कुछ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा इंसान
वो यहाँ से खड़ा है, अब यहाँ तक आएगा, मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो जब यहाँ तक आया तो आप चले ना, चलने के लिए वर्क डन आप किए ना, तो वर्क डन कहाँ गया, सिस्टम में गया। सिस्टम तो आप सिस्टम है, सिस्टम से सराउंडिंग में गया, इन्वायरमेंट में गया। और जब रिटर्न फिर से आओगे तब भी आपने क्या करा, कुछ वर्क डन करा, जैसे सांस छोड़े, आप सांस तो लिए ना, तो वो भी क्या किया, सिस्टम सराउंडिंग में गया। तो ऐसा अगर पॉसिबल है कि आप 1 से लेकर 2 तक गए और आपने कुछ वर्क डन करा और कुछ हीट, मान लो हीट आपने छोड़ा और कुछ वर्क डन करा, और जब फिर से रिटर्न आप आ रहे हो सिस्टम 1 स्टेट 2 से लेकर स्टेट 1 तक, और वो सभी चीज़ों को फिर से रिटर्न आप ले लोगे या नहीं करोगे, यानी इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं छोड़ोगे, तब उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। तो फिर से यहाँ पे आ जाता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस भी मेरा इम्पॉसिबल प्रोसेस होता है, फिर हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह गए और आप क्या किए, सांस बंद करके चल गए, एकदम सांस बंद करके आप मूव किए, तो मान लीजिए आपने सांस नहीं छोड़ा, तो सांस छोड़ेंगे तो गर्म हवा जाता, मतलब आपने वर्क डन करा, तो आपने करा कि हीट भी नहीं दे रहे ना वर्क डन वगैरह करें। मान लेते, चलो मान लिए कि आप सांस रोक के एकदम गए एक टाइम पीरियड के लिए, ये मान लेते हैं। फिर भी जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव किए तो आप फ्रिक्शन तो हुआ ना, बॉडी एयर वगैरह तो आप गए ना, हटा के एयर, देखो कहीं भी जा रहे तो एयर बीच में है, देखो आप जोर से करोगे तो आपको ठंडा फील होगा क्योंकि बीच में एयर है, और गर्मी का दिन तो गर्म जैसा फील होगा, इस तरह हवा, तो एयर है, तो एयर में आप फ्रिक्शन किए। अब जब एयर में फ्रिक्शन करते हैं, जहाँ पे फ्रिक्शन होता है वहाँ पे हीट जनरेट होता है, और हीट कहाँ गया, सराउंडिंग में गया। और जब आप फिर से सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट की ओर आ रहे हैं तो फिर से फ्रिक्शन होगा, फिर से हीट जो आप सराउंडिंग को दे रहे हैं तो हीट लॉस हो रहा है, तो ये तो रिटर्न नहीं हो सकता है ना। इसीलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी मेरा हाइपोथेटिकली कंडीशन होता है, आइडियल ही प्रोसेस ये भी मेरा होता है। समझ आया, फ्रिक्शन समझे ना, आप दोनों हाथ को लेकर रगड़ो, आपको जब रगड़ोगे ना तो आपको गर्म जैसा फील होगा, कुछ देर तक करो तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन के चलते जब दो चीज आपस में रगड़ाता है, जैसे दो मेटल पीस, अगर कोई घूम रहा है गियर वगैरह, तो घूमते घूमते वहां पे देखना आग लग जाता है, गर्म मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन के चलते हीट जनरेट होता है। तो सिमिलरली एयर के साथ भी होगा, भले कम होगा लेकिन होगा तो जरूर, और वो रिटर्न आने वाला नहीं हो, सराउंडिंग में चल गया, लॉस हो गया। तो दैट इज वाई रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता समझ गए होंगे। तो अगर जो भी हम लोग स्टेट 1 में थे और जो भी मैंने हीट दिया, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम से मेरा हीट गया, सराउंडिंग में गया और वर्क डन किए, तो अगर मेरा स्टेट 2 से फिर स्टेट 1, ये मैंने कब हुआ, जब हम लोग स्टेट 1 से स्टेट 2 की ओर आए, मैंने सिस्टम से वर्क डन लिया, हीट दिया। तो अगर स्टेट 2 से रिटर्न हम लोग जब स्टेट 1 की ओर जा रहे हैं, और ऐसा कर सकते हैं कि फिर से जो भी वर्क डन मैंने करा था वो मैंने रिटर्न कर दिया, और जो हीट मैंने दिया था वो मैंने ले लिया, तब जाके ये कहला गया मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस, तब मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस का, यानी कि इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट छोड़े ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं चला, उसको कुछ पता ही नहीं चला, तब जाके वो रिवर्सिबल प्रोसेस करेगा, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मैंने जैसे कहा, सब चीज़ अगर पॉसिबल हो जाएगा तो फ्रिक्शन जो है ना वो आपका रहेगा ही, फ्रिक्शन होगा ही, और फ्रिक्शन के चलते हीट जनरेट होगा जो कि इन्वायरमेंट में हीट को लूज करेगा। तो इसका एक इस तरह एग्जांपल समझ लो, ये आपका फिगर में नोट्स में होना चाहिए। ये आपका पहला स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, और जब आप यहाँ से इधर आ रहे हो तो इस समय आपने क्या करा, कुछ हीट जो है वो आपने सिस्टम से सराउंडिंग की ओर गया और कुछ वर्क डन इसको मिला, कुछ वर्क डन की हीट दिए तब तो वर्क डन मिला ना, तो आपने यहाँ पे कुछ वर्क डन करा। और अगर आप फिर से रिटर्न जा रहे हो टू स्टेट से 1 स्टेट की ओर रिटर्न आ रहे हो, इनिशियल स्टेट की ओर आओ, और जो भी आपने सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हीट दिया गया था, ठीक है, वो रिटर्न आप ले लो, ठीक है, रिटर्न आपने ले लिया, और जो वर्क डन किया गया था, सिस्टम को मिला था, वो आप रिटर्न कर दो, तब जाके वो मेरा कहलाएगा, तब जाके ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि ये मेरा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन होता ही होता है, तो वो मेरा हाइपोथेटिकल कहलाता है। वही चीज़ देखो यहाँ पे समझाया गया रिवर्सिबल प्रोसेस को, और अच्छे तरह से ग्राफ के थ्रू समझाया गया। मैंने ये बताया भी आप लोग को, ये इस तरह करके रिटर्न करके भी समझ सकते हो, ठीक है। जब ये जाएगा आएगा तो रिटर्न ले लेगा। इंटरेक्शन जो भी हो रहा है सराउंडिंग के साथ, मतलब सराउंडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ हुआ था, ठीक है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन के चलते देयर इज ऑलवेज सम इफेक्ट विल बी ऑन द सराउंडिंग, कुछ ना कुछ सराउंडिंग में इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। दैट्स वाई, इसीलिए प्रैक्टिकली थर्मोडायनामिक जो भी आपका सिस्टम प्रोसेस होता है ना, वो मेरा रिवर्सिबल नहीं होता, वो मेरा इनरिवर्सिबल होता है।
क्योंकि वो मेरा पॉसिबल नहीं है। पहला वाला ही पॉसिबल नहीं कि जो भी आपने हीट दिया, कितना हीट दिया था, कितना वर्क डन करा था, वो रिटर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर उससे आप कर भी लिए किसी तरह करके, एकदम कैलकुलेट करके, तो भाई फ्रिक्शन कैसे मैनेज करिएगा? फ्रिक्शन तो जनरेट होगा ही, सिस्टम को चेंज करोगे तो फ्रिक्शन लगेगा ही, उससे हीट लॉस होगा ही, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। समझ आया? चलिए ये चीज़ आप लोग का यहाँ पे हो गया। चलिए इतना चीज़ समझ गए होंगे कि नहीं? अभी तक हम लोग टोटल जो है प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कोई फर्क ही ना पड़े सिस्टम को। इतना समझ गए होंगे। चलिए तो ये प्रोसेस विच कांट बी रिवर्स विदाउट लिविंग, अच्छा हाँ, तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो इसको भी मैं घेर देता हूँ, ये मेरा है क्या? इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हम लोग देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या था डेफिनेशन, एक बार देखो आप लोग। रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या था कि अ प्रोसेस, यहाँ पे मैंने बताया नहीं डेफिनेशन, अ प्रोसेस विच अकर सच दैट इफ इट्स गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। अगर मेरा एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गए, रिटर्न जब इनिशियल स्टेट में आए और सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़े, तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा? इन रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। मतलब इन रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? दैट अ प्रोसेस इन विच कांट बी रिवर्स विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग कॉल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कि हम लोग ऐसा इनरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहेंगे कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया और जब दूसरे स्टेट में पहले स्टेट में आ रहा हूं तो सराउंडिंग में कुछ इफेक्ट छोड़, जो मैंने कहा था ना कि इफेक्ट ही ना करे, तो इफेक्ट अगर करने की वजह से वो करेगा और वो रिटर्न नहीं आ पाएगा, तो उसको हम लोग इनरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। समझ आया कि नहीं? तो जस्ट उसका अपोजिट है, कोई मेरा सिस्टम के इफेक्ट, मतलब सराउंडिंग को कोई इफेक्ट नहीं छोड़ रहा है और ये मेरा छोड़ेगा, ये मेरा छोड़ रहा है, तो उसको हम लोग इनरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा क्या हो गया? आपका हो गया इनरिवर्सिबल प्रोसेस। अ प्रोसेस विच कांट बी रिवर्स विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन सराउंडिंग दैट दैट इज कॉल्ड इनरिवर्सिबल। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ा जी। अब न्यू आ जाता है प्रोसेस। और कौन सा प्रोसेस होता है? एक आपका होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या होता है मेरा? एक एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको भी घेर देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो दो तरह का ना वॉल यूज करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। एक होता है मेरा एडियाबेटिक वॉल, ठीक है, वॉल यूज करते हैं बेसिकली। एक कवर यूज करते हैं, कवर हीट को रोकने के लिए, ताकि हीट मेरा आर पार ना हो, ठीक है, हीट को कांस्टेंट रखने के लिए। तो एक होता है एडियाबेटिक और एक होता है डायथर्मिक। एडियाबेटिक में क्या करते हैं हम लोग? सभी चीज को आर पार हो जाता है हीट को छोड़ के, ठीक है, तो वो हम लोग एडियाबेटिक कहते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कराया जाता है। और एक डायथर्मिक होता है जिसमें हम लोग किसको रोकते हैं? हीट ट्रांसफर को रोकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इतना लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, खाली डायथर्मिक बोल रही कि मेनली यहाँ पे बस समझना है, ठीक है। मेनली यहाँ पे क्या करना आप लोग को? समझना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ले आता हूँ डायथर्मिक, राइट, और ये रहा मेरा जो कि अलाउ करता है हीट ट्रांसफर को, ओके। तो ये स्टार जो है नीचे आ जाएगा और यहाँ पे टी जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं फटाफट डेफिनेशन। कह रहा है व्हेन अ सिस्टम इज इनक्लोज बाय एन एडियाबेटिक वॉल, इनक्लोज मतलब कवर, कवर करा गया एडियाबेटिक वॉल से। अब एडियाबेटिक वॉल क्या है? यहाँ पे कहा गया विच डजंट अलाउ एनी हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर को अलाउ करने से रोकता है, हीट ट्रांसफर करने नहीं देता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब एडियाबेटिक मतलब क्या था? कोई सिस्टम जिससे हीट हम लोग नहीं पार होने, तो एक वॉल लगा देते हैं जिससे मेरा हीट पार नहीं होता है, समझ आया, यानी उसको गर्म रखता है, तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। और अगर मैं बात करूंगा डायथर्मिक वॉल का, तो ये क्या करता है? ये अलाउ करता है। ये क्या करता है मेरा? अलाउ करता है हीट को। ये मेरा अलाउ नहीं करता है, डजंट अलाउ एनी हीट ट्रांसफर, और ये मेरा अलाउ करता है हीट ट्रांसफर को। ये हाईलाइट यहाँ सही नहीं लग रहा है, कुछ येलो कलर का हाईलाइट दे देंगे ना तो वो ज़्यादा लाइट है जो आपको दिखाई देगा। तो ये मेरा अलाउ करता है हीट ट्रांसफर को, और मेरा अलाउ नहीं करता है। तो ये मेरा विच अलाउ हीट, अच्छा ये अलाउ करता है, ये अलाउ नहीं करता, डजंट। जो एडियाबेटिक है वो अलाउ नहीं करता और ये मेरा अलाउ करता है। तो ये मेरा हो गया, राइट। इसके अलावा कुछ छोटा छोटा और प्रोसेस है, जैसे आइसोबारिक, जैसे आइसोकोरिक और जैसे आइसोथर्मल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये सभी क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूँगा ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरा प्रेशर जो है वो मेरा कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोबारिक। अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रेशर में,
मतलब एक से जो जो सिस्टम है, मान लो ये मेरा पहला स्टेट है, ये स्टेट आपका 1 है और ये आपका स्टेट जो है वो आपका 2 है। तो स्टेट हो रहा है यानी प्रोसेस हो रहा है, ये दो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो प्रोसेस हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हुआ, तो सारे प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मेरा प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक कहेंगे। अगर यहाँ पे टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो उसको हम लोग आइसोथर्मल कहेंगे। अगर उसमें मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हम लोग एडियाबेटिक मतलब आइसोकोरिक कहेंगे। ठीक है, उसमें मेरा अगर हीट कांस्टेंट है तो उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, इस तरह से चीज होता है। राइट, समझ आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाइए। चलिए, इतना सभी प्रोसेस के बारे में आई होप सो अभी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग हर बारी देखिए इक्विलिब्रियम का बात कर रहे थे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का बहुत बारी बात कर रहे थे। तो मैंने नहीं कहा कि भाई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में कितना तरह का इक्विलिब्रियम होता है वो देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग कि थर्मोडायनेमिक्स में, एक सेकंड, हम लोग अब देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में कितना तरह का इक्विलिब्रियम होता है वो देखा जाए। कितना तरह का इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखो एक सेकंड, ये हाईलाइट सही इसमें नहीं लगता है ना, बस मेरा ये ध्यान रहता है कि कहीं आप लोगों को नोट्स में जो है क्लियरली ना दिखे, ये नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर क्रिस्टल हर चीज़ होना चाहिए कि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए नोट्स बनाया गया। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में अगर कम से कम 3 से 4 अगर वो इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है ना, तब उसको बोलेंगे कि मेरा सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। 3 से 4 कम से कम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करें। कितना एस्टेब्लिश करना चाहिए? एस्टेब्लिश करना चाहिए कम से कम 3 से 4 इक्विलिब्रियम को। कौन कौन सा डिस्कस करते हैं? तो यहाँ कहा गया अ सिस्टम इन विच ऑल सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे फर्स्ट आपका अगर मैं डिस्कस कर यहाँ पे करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड योर थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड बात करेंगे तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड अगर बात करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम। फोर्थ अगर बात करेंगे तो फेज इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है डिस्कस करते हैं। आपको रेड वाला हाईलाइट नज़र तो आ रहा होगा ना, ऐसा ना हो कि दिख ना होगा, नज़र तो आ ही जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ब्लैक है ना, ब्लैक दिखता है अच्छी तरह से, है ना। चलिए बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा सिस्टम जिसमें मेरा टेम्परेचर जो है ना थ्रू आउट द ओवर सिस्टम मेरा सेम है, टेम्परेचर मेरा वेरी नहीं कर रहा। तो वही सिंपल कर रहा है क्या सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम रिमेन सेम। सिंपल, थ्रू आउट द पूरा सिस्टम मेरा टेम्परेचर जो है वो मेरा सेम है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं हम लोग तो वो मेरा वो कांस्टेंट रहना चाहिए ही, आपका जो टेम्परेचर है वो मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग मान के चलते हैं तब जाकर स्टडी करते हैं। केमिकल का जब भी बात आता है तो फोर्सेस के बारे में आता है, मतलब when all forces are balanced in system, और बोल सकते हैं कि when there is no unbalanced force left in the system, मतलब कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, या फिर बोल सकते हो अलग कंडीशन में कि बैलेंस होना चाहिए, सभी तरह का फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर स्टडी करेंगे। ये नहीं कि टाइम के साथ उसमें क्या था अनबैलेंस देखने को मिलता है तो एनालिसिस सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इसको मान के चलते हैं कि अगर मेरा वो केमिकल इक्विलिब्रियम है तो मेरा उसमें सभी फोर्स जो वो बैलेंस है, ये भी होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इक्विलिब्रियम मानेंगे। आगे बढ़ते हैं केमिकल मतलब केमिकल का इफेक्ट वगैरह नहीं देखने को मिलना चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन और केमिकल कंपोजिशन चेंज इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात किया गया फेज इक्विलिब्रियम का, तो फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंपल समझो, मान लो 2 फेज है, लिक्विड और आपका सॉलिड फेज है, या लिक्विड और गैस फेज में, दोनों में मास जो है ना वो इक्वल है, मास चेंज नहीं हो रहा, मतलब लिक्विड जो सॉलिड में नहीं जा रहा और सॉलिड जो है वो मेरा लिक्विड में जा रहा। अधिकतर मैं 2 फेज का बात करूंगा क्योंकि 2 फेज, तब ना हम लोग फेज इक्विलिब्रियम का बात करेंगे कि लिक्विड और सॉलिड है। तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि मान लो आपने पानी में कुछ पत्थर रखा है कि इसका उसमें चल गया, कोई लिक्विड जो सॉलिड में घुस गया और सॉलिड लिक्विड में घुस गया, तो बड़ा डिफिकल्ट है। दोनों का मास चेंज नहीं होना चाहिए अगर 2 फेज साथ में है तो अगर नहीं चेंज हो रहा मास उसका, तब उसको बोलेंगे कि मेरा फेज इक्विलिब्रियम में है। फेज मेरा दोनों बनाए रख रहा है, अपना अपना बनाए रख रहा है। समझ आया कि नहीं? बस वही चीज। तो कहा गया व्हेन द सिस्टम इज इन 2 फेज, जब मेरा 2 फेज में रहता है, देन मास ऑफ ईच फोर्स विल बी इक्वल
क्रिएट फेज इक्विलिब्रियम। मेरा बात समझ आया कि नहीं? पानी में पत्थर सबसे अच्छा एग्जांपल। जो भी मैं इजी एग्जांपल समझाता हूं ना, वो आप लोग समझने, मैं समझाने के लिए वो सब लेता हूं कि मैंने पानी में, देखो कितना इजी समझ गया, पानी में पत्थर। अब ना तो मेरा पत्थर पानी से मिलेगा ना पानी पत्थर में मिलेगा, और ये नहीं अगर होगा ना तब बोलेंगे कि ये मेरा फेज इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा हो रहा तो उसको फेज इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, कि दोनों को स्टडी कर रहे हैं कि वो मेरा 4 ग्राम का था, पानी मेरा इतना लीटर का था, और कुछ देर के बाद देख रहे पानी मेरा पत्थर चेंज हो गया, वाटर मेरा खत्म हो गया, तो स्टडी डिफिकल्ट हो जाएगा ना। चेंज वेरी करते रहेगा, हर एक मिनट में वेरी अगर करेगा 1 ml से भी, 1 ग्राम से भी, तो मेरा एनालिसिस गड़बड़ा जाएगा। तो मान के चलेंगे मेरा फेज इक्विलिब्रियम, उसके लिए मेरा मास जो है दोनों का कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो अगर ये सब चीज को फॉलो करता है तब हम लोग कहेंगे कि कोई सिस्टम जो है वो मेरा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। इतना चीज समझ आया कि नहीं? चलिए, ये चीज मेरा यहाँ पे हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग अब और कुछ आपके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोग को जानना पड़ेगा, जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी इसेंशियल इन थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यू नो दैट हीट का ट्रांसफर होता है, इस हीट से हम लोग वर्क डन करते हैं, राइट। हीट हम लोग कन्वर्सेशन देखते हैं, हीट का चेंज देखते हैं, उससे प्रॉपर्टी वगैरह चेंज होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, हीट से वर्क डन वगैरह सब कुछ किया जाता है। और हीट कब आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, हीट का कन्वर्जन कब होता है, जब वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। दैट इज वाई टेम्परेचर इज वेरी एसेंशियल, आपको समझना। तो चलिए डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब बात करते हैं सर टेम्परेचर क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर जो होता है ना, वो दिल के साथ जुड़ा हुआ चीज होता है, यानी फीलिंग वाला चीज होता है। क्या चीज होता है? फीलिंग वाला। ये आर्बिट्री क्वांटिटी को मैं समझा रहा हूँ, ये बड़ा डिफिकल्ट है, लड़का समझ नहीं पाता टेम्परेचर को समझना। देखो टेम्परेचर को आर्बिट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना इसको नहीं होता कि दिल में आता हो समझ में नहीं, वही वाला चीज है, ठीक है। इसको मेजर करना का बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सबके लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग इसका मतलब होता है, अलग अलग होता है। अब बोलेगा ये कौन सा मतलब हुआ सर, मेरा बात समझो। मान लेते हैं मैं बात कर रहा हूँ गर्म का, हॉट का, है ना, या कोल्ड का बात कर, इन दोनों का बात करता हूँ। किसी को गर्मी लग रहा बहुत, और उसी टेम्परेचर में जो बेचारा किसान है जो डेली मेहनत कर रहा है, उसको जाके बोलिएगा तो बोलेगा ठीक है कोई टेम्परेचर नहीं है। लेकिन कोई जो भाई एसी रूम में रह रहा है, अंबानी का बेटा लोग मान लो समझ लो, वो अचानक थोड़ा भी सन में उतर गया तो उसको अगर थोड़ा सा हुआ ना तो उसको दिक्कत हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। समझ आया कि नहीं सनलाइट से मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखो दोनों के लिए अलग है ना, फीलिंग वाला बात है। कोल्ड देख लो आप, देखो कुछ ऐसा हीरो होते हैं जो भाई पूरा सर्दी दे रहा है, इतना सर्दी दे रहा है कि भाई हम लोग कोट पहने हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, फिर भी ठंडा लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक अलग बंदा, आप ऐसे बंदा देखोगे हर एक ठंडा में मिल जाता है, जो उस टाइम पे भी बनियान पहन के घूमता है, पूरा खुले बदन घूमता है, और बोलता है आपको आके बोलेगा इस बार तो ठंडा ही नहीं दे रहा है, सर्दी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप उसको, अब ऑब्वियसली बात है भाई सच में उसको ठंडा नहीं लग रहा है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ठंडा के कोई आप 2 घंटा रहो आपको ठंडा लग जाएगा। जैसे देखिए मुझे थोड़ा सा सर्दी आ गया है, गला मेरा बैठ गया है, क्योंकि हम तो नॉर्मल है। लेकिन आपको 1-2 महापुरुष के साथ देख लोगे जो बोलेगा कि मुझे ठंडा नहीं लग रहा, और डेली वैसे ही करता है, तो सच में उसको नहीं लग रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठंडा आपके लिए कुछ अलग हो गया, उसके लिए कुछ अलग हो गया। तो ये फीलिंग का बात होता है, किसको कैसा फील होता है। तो इसलिए इसको आर्बिट्री क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है ना वो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेजर करना, कैसे मेजर करेंगे, इसका क्या यूनिट होता है, ये सभी डिफिकल्ट होता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड आर्बिट्री क्वांटिटी। जैसे हम लोग का लेक्चर भी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। अब किसी के लिए जो लेक्चर है वो रामबाण है, किसी को बहुत पसंद आ रहा है लेक्चर, किसी का जॉब जिसका निकला है, बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ के निकले हैं, जो मैं पढ़ाया हूँ, उन लोग के लिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी होंगे जिनको समझ नहीं आएगा, ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको लेक्चर नहीं समझ में आएगा। अब उनके लिए ये अलग चीज़ है, किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए खराब, किसी के लिए बहुत खराब, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फीलिंग के ऊपर। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड आर्बिट्री क्वांटिटी। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब ये जो है इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर का सबसे बड़ा यही आपका प्रॉब्लम है कि ये आर्बिट्री क्वांटिटी है जिसे सही तरह से मेजर या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड आर्बिट्री क्वांटिटी, बिकॉज ये फीलिंग से कनेक्टेड होता है, राइट। चलिए मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जो चीज़ों को आप लोग को बताना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है दैट इट्स एन आर्बिट्री क्वांटिटी विच शोज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये मेरा शो करता है कि कोई कितना, कोई गर्म है या कोई कितना ठंडा, जो सबके लिए अलग अलग होता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड आर्बिट्री क्वांटिटी। अब
जो मेरा टेम्परेचर होता है इट कैन बी, यानी टेम्परेचर कैन बी फ्रीजिंग कोल्ड हो सकता है, ये मेरा कोल्ड भी हो सकता है, ये मेरा वार्म हो सकता है, ये मेरा कोल्ड भी हो सकता है, ये मेरा वार्म भी हो सकता है, ये मेरा एक सेकंड यहाँ पे ये हाईलाइट जो है ना सही नहीं लग रहा ग्रीन वाला, हाँ तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये कर दिए और इसको मैं इससे करता हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर कैन बी फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स कैन बी कोल्ड, इट्स कैन बी वार्म, इट कैन बी हॉट, इट कैन बी रेड हॉट। अब ये क्या होता है, फ्रीजिंग कोल्ड मतलब होता है बहुत ठंडा, ठीक है। और अगर कोल्ड का बात करेंगे तो ठंडा, वार्म का बात करेंगे तो गुनगुना जो होता है ना पानी गर्म, गुनगुना वाला गर्म, हॉट अगर बात करेंगे तो गर्म, और रेड हॉट मतलब बहुत गर्म। अब जैसे मैंने कहा ना कि किसी के लिए जो ये ठंडा है ना वो बहुत ठंडा है, फ्रीजिंग वाला ठंडा ठंडा में लग जाएगा, और किसी के लिए ठंडा कुछ भी नहीं है। उसी तरह किसी के लिए वार्म जो है गुनगुना वही बहुत गर्म उसको लग सकता है, या किसी के लिए जो हॉट है वो बहुत गर्म लग सकता है, और किसी के लिए जो हॉट है वो कुछ नहीं गुनगुना के लगेगा, उसको लगेगा नहीं ये तो गर्म है ही नहीं। तो डिपेंड करता सबके लिए अलग अलग। जैसे कि आप लोग ये देखे होंगे, अगर मान लो सर्दी के दिन में आपके पास चेयर है, एक आपका लकड़ी का है पीस और एक आप मेटल का चेयर है या जो भी है कुर्सी समझ लो, है ना, चेयर कुर्सी बातें की है, पीस है, और आप ठंडा में सुबह निकलते हो, आप दोनों में जाके बैठते हो, टच करते हो, तो बताए आपको किस में ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो आप बोलोगे सर जी मेरा ना मेटल वाले पीस को या फिर मेटल कुर्सी में जब बैठेंगे तो ज़्यादा ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मेरा मेटल जो होता है वो मेरा अच्छा कंडक्टर होता है। यू नो दैट मेटल इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा हीट को बहुत जल्दी अच्छी तरह से कंडक्ट कर देता है। तो जैसा आप बैठोगे वो हीट जो होता है ना वो कंडक्ट कर लेगा, वो ले लेगा, तो जिसके चलते आपको ठंडा फील होता है। तो जैसे वो ज़्यादा मेरा हीट को कंडक्ट करेगा, यानी कि हीट मेरा ज़्यादा ट्रांसफ़र किया, जैसे हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र किया वो मेरा ज़्यादा ठंडा फील होगा। लेकिन वुड जो होता है ये मेरा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि मेरा हीट कंडक्ट नहीं करता है। हीट कंडक्ट नहीं करता है तो हीट ट्रांसफ़र कम करेगा, अगर कम करेगा तो आपको ज़्यादा ठंडा फील नहीं होगा। तो फीलिंग के ऊपर ये चीज़ मेरा डिपेंड करता है। और ये जैसे जैसे यहाँ नीचे की ओर आ रहा ना वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते हुए जा रहा है। देखो कोल्ड है, फिर कोल्ड मैंने थोड़ा गर्म किया, और गर्म किए वार्म, और गर्म किए हॉट, और गर्म किए रेड हॉट। तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब इतना आप लोग समझ गए तो टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो टेम्परेचर का यूनिट भी होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बेसिकली हम लोग दो जो है ना वो यूनिट को, बेसिक यूनिट को, पॉइंट को लेके चलते थे। जैसे वाटर के केस में अगर बात करेंगे वाटर का, तो आइस पॉइंट होता है और स्टीम पॉइंट होता है, और उसको हम लोग सेल्सियस से मेजर करते हैं, केल्विन से भी करते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करेंगे बेसिक यूनिट, तो हम लोग आइस पॉइंट, बेसिक यूनिट या बेसिक पॉइंट दो लेके चलते हैं। जब वाटर का अगर बात कीजिए, एक आइस पॉइंट होता है, एक स्टीम पॉइंट होता है, और सेल्सियस में उसको मेजर करते हैं। आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस में और स्टीम पॉइंट 100 में। मतलब आइस मतलब ये उस समय पे फ्रीज हो जाता है, और स्टीम मतलब ये उस समय पे वेपर हो जाता है। ये दो पॉइंट है। तो ऐसे में जब टेम्परेचर के बारे में इतना जाने कि टेम्परेचर मेरा क्या होता है, कैसे ये टेम्परेचर मेरा हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है, इसका बेसिक यूनिट से हम लोग मेजरमेंट करते हैं आइस पॉइंट को, स्टीम पॉइंट को। तो यहाँ पे मेरा एक लॉ इंट्रोड्यूस करता है जो टेम्परेचर के क्वांटिटी को शो करता है अच्छी तरह से बिहेवियर का। वो क्या है, तो वही यहाँ पे कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों आ जाएगा भाई, जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरम उसी के बेसिस पे तो लॉ बनाया जाएगा ना। तो चूंकि हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम अ लॉ इंट्रोड्यूस विच गिव्स द फर्स्ट गिवन आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो आपका लॉ दिया गया था ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद दिया गया था, इसीलिए इसको हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, क्योंकि ये पहले दिया गया था तो इसको हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं। लेकिन पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जो लॉ था ना ये फर्स्ट लॉ के पहले पढ़ना था, ऐसा चीज था। देखो वही चीज कहा गया है कि विच इज गिवन आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बट लेकिन नीड टू स्टडी बिफोर इट, यानी कि लेकिन बाद में दिया गया था लेकिन इसको पढ़ना था पहले, मतलब पहले इसका नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको फर्स्ट लॉ का नॉलेज नहीं। इसीलिए दैट्स वाई इट्स कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि टेम्परेचर को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जीरोथ लॉ इज कनेक्टेड टू यानी रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में कि जीरोथ लॉ इज कनेक्टेड टू, या फिर जीरोथ लॉ से मुझे किस चीज़ का आइडिया मिलता है। तो वी गेट एन आइडिया ऑफ
टेम्परेचर बाय दी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए मैंने बात किया हॉटनेस, कोल्डनेस, कितना कौन ठंडा गर्म है, फीलिंग का या आइस पॉइंट का, स्टीम पॉइंट का, ये समझ आया। अब बात करता है कि सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात करेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो देखो अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आप लोग को समझाना पहले चाहूंगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है ना, दो बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाता है, दो बॉडीज को क्या करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाता है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोलेगा, आप लोग बेसिक डेफिनेशन जानते होंगे, वो मैं आप लोग बताता हूँ। सर जी हम लोग जानते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर ए सिस्टम, कोई मान लो एक ए मेरा बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी बॉडी सी बॉडी के पास थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, ये जानते हैं। इस तरह से ए जो है ना, एक सेकंड, आप लोग जानते होंगे दैट अगर ए कोई बॉडी है वो बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड बी जो है ना वो सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये तो चीज़ हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं कि आप एक बॉडी को लिए और दूसरे बॉडी को लिए, दोनों बॉडी को सटा दिए। अब यहाँ पे जीरोथ लॉ लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बोलेंगे सर कैसे, कि आपने एक इस तरह से बॉडी लिया जिसका मान लो है 400 डिग्री सेल्सियस और मैंने एक दूसरा बॉडी लिया जिसका 200 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को आपस में सटा दिए, क्या किया हम लोग, सटा दिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सामने ले आता हूँ इस तरह करके, इसको जाके एक सेकंड ये आके इसके सामने सटा दिए। तो आप लोगों को पता है जब भी मैं इसको सटा दिया ना, जब भी मैं इसको क्या कर दिया, टच कर दिया, आपस में कनेक्ट हो गया, तो यू नो दैट एनर्जी ट्रांसफर करता है हायर टू लोअर की ओर। तो यहाँ हायर क्या दिन नजर आ रहा है, T1 में यहाँ पे हायर हो जाएगा, क्योंकि T1 मेरा कितना है, T1 मेरा 400 है, तो 400 से 200 की ओर जाएगा और मैं हीट को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, हम लोग पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे हीट का क्या होता है, सप्लाई होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ पे हीट सप्लाई करेगा। और कब तक करेगा, जब तक कि T1 इज नॉट इक्वल टू T2 हो जाएगा, जब तक ये मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा। मतलब 400 200 600 है, जब मेरा T1 इक्वल टू 300 हो जाएगा एंड T2 इक्वल टू भी 300 हो जाएगा, तब मेरा ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तब उसके बाद वो ट्रांसफर करना बंद कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या जीरोथ लॉ हम लोग यूज किए नहीं किए, तो नॉर्मली हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो जीरोथ लॉ मेरा डिफाइन करता है, वो क्या है, यहाँ पे हम लोग फिजिकल कॉन्टेक्ट में लाए थे, मतलब दोनों का आपस में सटाए थे। और जीरोथ लॉ ये बोलता है कि दो बॉडी को फिजिकल कॉन्टेक्ट लाए बिना उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, तब जाके वहां पे यूज होता है मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब दो बॉडी को मुझे थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना है, लेकिन दोनों फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, उसको सटाना नहीं है, तो कैसे करेंगे, तब यहाँ पे यूज करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये कोई नहीं बोलता होगा, सब आपको बोल देता होगा ए बी से, बी सी से है तो सी ए सी है, लेकिन ये समझो अब इसको कैसे करेंगे वो समझना, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो समझना। देखो जैसे कि यहां मैंने एक सिस्टम माना ए मेरा कोई बॉडी है, सिस्टम है, और बी यहां पे माना, ये मेरा ए सिस्टम है, ये मेरा बी सिस्टम है। ए सिस्टम का टेम्परेचर टी मान के हम लोग यहाँ चले हैं, ए सिस्टम का टेम्परेचर क्या मेरा टी है, बी सिस्टम का टेम्परेचर मेरा टी माने हैं, ठीक है, ओके। और ये दोनों आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। और मैंने एक सिस्टम सी लिया, एक मैंने सिस्टम यहाँ पे क्या लिया, सी लिया, एक सिस्टम मैंने यहाँ पे सी लिया, और ये सिस्टम से कनेक्टेड दोनों है, लेकिन वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। और मुझे थर्मल इक्विलिब्रियम किसका करना है, इन दोनों सिस्टम का करना है। इन दोनों जो सिस्टम है ना, इसका मुझे थर्मल इक्विलिब्रियम करना है, सी का नहीं करना, सी का यूज कर रहे इन दोनों को करने के लिए। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे समझना। और हम लोग ये बोले थे कि भाई ए सिस्टम का टेम्परेचर मेरा टी है, बी का मेरा टी है, और टी जो है ये भी एक मेरा सिस्टम है, इसका मेरा टी सी है। तो अगर मेरा ए जो है ना वो सी, क्योंकि जैसे टच करेगा मेरा सी ए के साथ करेगा ही करेगा, क्योंकि बड़ा सा सिस्टम ले लिए हैं, दोनों उसके ऊपर है, तो ये ऑटोमेटिक मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टी ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा टी सी, और जब मेरा सी बी से कनेक्टेड हो जाएगा तो टी बी इक्वल टू हो जाएगा टी सी। तो जैसे ये मेरा इसके साथ इक्विलिब्रियम हो गया, मेरा बात समझो, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर मेरा था 200 है ना, इसका हम लोग मान लेते हैं कितना था 100, और इसका मान लेते हैं हम लोग 100, ठीक है, एक सेकंड मान लेते हैं, इसका मैं 300 मान लेता हूँ, ठीक है, इजी तरह समझोगे। इसका मान लेते हैं हम लोग 400, इसको मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं सी का है 400 डिग्री सेल्सियस,
है ना, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 नहीं मान लेते, तब तो इक्विलिब्रियम पहले हो जाएगा। इसका मान लेते हैं 125 डिग्री सेल्सियस, और इसका मान लेते हैं हम लोग 75 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों का अलग अलग टेम्परेचर है। एंड जैसे ही मेरा यहाँ क्या हुआ, टीबी एंड टीसी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये आपस में बराबर बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। और जब मेरा टीए और टीसी भी कनेक्ट हो तो बराबर बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा ये भी मेरा हो जाएगा, देखो 400 500 600 टोटल हो जा रहा है, तो ये मेरा 200 हो जाएगा, ये भी मेरा 200 हो जाएगा, एंड ये भी मेरा 200 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या करा, अगर आप लोग होच-पोच हो गए होंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप लोग को मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरा ए सिस्टम और बी सिस्टम सी के साथ कनेक्ट होता है, एंड ए मेरा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, और बी मेरा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ए एंड बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर हो गया ना। जैसे ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, तो पहले मेरा ए जितना भी टेम्परेचर था, अब ये मेरा मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये भी 10 हो गया, क्योंकि दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना, तो ट्रांसफर करते रहेगा हीट को, जब तक ये मेरा इक्विलिब्रियम ना हो तब तक ये रुकेगा नहीं। जैसे मैंने बताया था ना, ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना होगा। सिमिलरली बी का भी मान लो कुछ और है, लेकिन जैसे जैसे के साथ कनेक्ट होगा तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा 10 हो रहेगा ना। अगर मान लेते हैं सी मेरा 10 रहेगा, तो इसको भी 10 करके ही छोड़ेगा, तो 10 हो गया, तो ऑटोमेटिक देखो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो ऑटोमेटिक ये दोनों मेरा आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन क्या ये दोनों आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में था? नहीं था, फिजिकल कॉन्टैक्ट में था, फिर भी इसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कर दिए विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सी। तो जो मेरा सिस्टम सी यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे कोई नहीं बताता है, वो समझो यहाँ पे सिस्टम सी काम के एक तरह से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरफ। अब बात करेंगे सर ये मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके बाद वाले पेज में। अभी समझो ये मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव किया, बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्योंकि इसी के थ्रू, इसी के हेल्प से हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम किए। तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि वी गेट एन आइडिया ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट किया जाए, कैसे इक्विलिब्रियम किया जाए, वो कहां से कॉन्सेप्ट आता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो चलो अब हम लोग डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो ये कहता है डेफिनेशन, ये मेरा क्या डेफिनेशन कहता है, दैट द लॉ स्टेट्स दैट टू सिस्टम कैन बी थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। देखो कहा गया विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लाई बिना। तो ये कैसे पॉसिबल है, इट कैन बी डन, इसको डन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड सिस्टम, जो मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह यहाँ पे जो बिहेव कर रहा है, इसके हेल्प से कर सकते हैं। इसके क्या कर सकते हैं, हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड सिस्टम विच इज इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम विद दी बोथ, यानी कि ए और बी के साथ जो रहेगा उससे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टी ए इक्वल टू टी सी हो गया, टी बी इक्वल टू टी सी होता है, ऑटोमेटिकली टी ए एंड टी बी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर इतना समझ गए होंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी हम लोग देखें तो सी जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहा था। अब क्या होता है भाई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब ज़्यादा आप लोग लेक्चर नहीं बचा हुआ है, तो डोंट वरी, आप लोग ऐसा हड़बड़ाना नहीं, लेक्चर ज़्यादा हो जाता है। आप लोग ये ध्यान देना कि लेक्चर में मज़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और आई होप सो कि आप लोग लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं जब भी बात करूँगा ना कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो एक लाइन में समझाता हूँ। थर्मोमेट्रिक जो हीट को मेजर करता है, यानी कि टेम्परेचर के बदलने से अगर वो अपना रूप को चेंज करता है ना, तो उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब टेम्परेचर के बदलने से बदलने वाला प्रॉपर्टी, उसको कहेंगे थर्मोमेट्रिक। क्लियर? चलो मैं इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि अब मैं कैसे समझाऊँ इजी एग्जांपल, जैसे समझो जैसे आप लोग सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सब यंग एज है। मान लो किसी का जीएफ है, गर्लफ्रेंड वगैरह है, फिर किसी का बॉयफ्रेंड है। अब किसी का फाइट हो गया, उसके साथ फाइट हो गया, तो आप देखोगे ना कि फाइट होने के बाद जब वो खुश है ना, इट मीन्स अच्छा से उन लोग का चल रहा है। लेकिन अब सैड हो गया तो क्या पता चल रहा है कि भाई वो उसके साथ कुछ फाइट वगैरह चल रहा है, कुछ गड़बड़ उसका रिलेशनशिप में चल रहा है। तो उसका रिलेशनशिप वो हो गया टेम्परेचर का काम कर रहा है कि टेम्परेचर जो है चेंज हुआ, मतलब
झगड़ा हुआ तो उसका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बिहेवियर को शो कर रहा है। समझ आया? और एग्जांपल समझो, आपके पास आईफोन है, आईफोन सबका सपना होता है कि आईफोन एक लेंगे अपना पैसा से, है ना, मतलब आप लोग जॉब करोगे अपना पैसा से आईफोन लोगे, 1.5 लाख का आता है फोन, आप लोग लिए। तो मान लो आईफोन किसी कोई छीन लिया जबरदस्ती, आपके रिलेटिव कोई भैया फिर कोई छीन लिया तो आपका मुंह बन गया। तो यहाँ पे आईफोन जो है वो टेम्परेचर का काम कर रहा है, ठीक है, समझो। तो टेम्परेचर जैसे गया तो टेम्परेचर चेंज हुआ क्योंकि आपसे वो कोई लिया, तो फेशियल एक्सप्रेशन आपका सेट हो गया, गुस्सा हो गए कि मेरे ले लिया, और जैसे आपके पास फिर आ गया तो आप खुश हो गए। तो आपका फेस जो है ना वो काम कर रहा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का। तो वो जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है तो हम लोग पकड़ लेंगे कि खुश है मतलब आईफोन है, अगर नहीं है तो वो आईफोन छीन लिया, मतलब समझने के तौर पे। तो वही इसके लिए डिवाइस बहुत सारा आता है। जैसे कि अगर बात करेंगे कोई इस तरह का मेरा क्या है, 2 सिस्टम है, ये एक मेरा सिस्टम है, ये मेरा 2 सिस्टम है, इसका कुछ मेरा ए है और ये मेरा बी है, दोनों का कोई टेम्परेचर मान लो इसका टी ए है एंड इसका टी बी है। अब चेक करना कि ये दोनों मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे एक टेम्परेचर सेंसिटिव कोई डिवाइस लेना पड़ेगा जो कि मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करेगा। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर के चेंज करने में वो चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह करके एक थर्मोमीटर जैसे होता है, अब बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो थर्मोमीटर। तो मैंने इस तरह करके क्या ले लिया, एक थर्मोमीटर ले लिया। अब यहाँ पे जैसे इसको मेजर करेंगे, इसके पास लाएंगे, सटाएंगे, तो ये पता चल जाएगा। जैसे थर्मोमीटर हम लोग बुखार चेक करते हैं तो पता चल जाएगा कि मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी को फिर हम लोग क्या करेंगे, उठा के ले जाएंगे सिस्टम बी की ओर, इसके साथ इसको सटा देंगे, अब बी के साथ सटा देंगे, और जैसे बी के साथ सटाएंगे तो पता क्या चलेगा कि ये भी मेरा 40 डिग्री सेल्सियस ही है। इट मीन सब पता चल गया कि टी ए इक्वल टू टी वी है, मतलब ये दोनों मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो किसके साथ चेक किए, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। तो इस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो डिवाइस है ना मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का काम किया। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का काम किया क्योंकि ये मेरा टेम्परेचर सेंसिटिव था। टेम्परेचर मेरा क्या था, सेंसिटिव था, मतलब टेम्परेचर के चेंज करने पे ये चेंज हो रहा था। तो वही चेंज हम लोग किए, देखिए इतना आ रहा है, फिर वहाँ ले गए, वही किया, वही मेरा काम किया। यहाँ पे सी मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी काम किया, जो इसको चेंज किया तो वहाँ पे पता चल गया इतना है, फिर यहाँ गए वो इतना, तो दोनों इक्विलिब्रियम हो गया। समझ आया? तो ये मेरा थर्मोमेट्रिक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जो कि एक सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर के सेंसिटिव। टेम्परेचर के बदलने से ये अपने आप को बदलता है, उससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई 2 बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। समझ आया कि नहीं? ये चीज मेरा होता है। तो जिसका हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल थर्मोमीटर, जो कि यहाँ पे कहा गया। अब जो चीज मैंने बताया वो चीज को यहाँ पे बस लिख दिया गया है। तो देखो यहाँ पे दी प्रॉपर्टी विच सेंसिटिव टू टेम्परेचर विच रिएक्ट और रिस्पॉन्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर, जो कि चेंज अगर टेम्परेचर होगा तो अपने आप को चेंज करेगा, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस। अलग अलग टेम्परेचर डिवाइस मेजरमेंट हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया थर्मोमीटर्स। क्या हो गया, थर्मोमीटर यहाँ पे हो गया। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताना था। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ये सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देख, अलग अलग तरह का थर्मोमीटर की बात करेंगे और वो जो है कौन कौन सा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को जो शो करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर मेरा चेंज इन डायमेंशन होगा, मतलब मान लो किसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उससे हम लोग मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। लेकिन मान लो किसी में मेरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस अगर इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके लिए हम लोग किस तरह का थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, वो कौन सा थर्मोमीटर पे आपका प्रॉपर्टी होगा, तो वो हम लोग करते हैं मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मो, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। तो अगर मेरा यहाँ पे होगा कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, ये बेसिकली मर्क्यूरी इन ग्लास जो थर्मोमीटर होता है ना उसी को कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर मेरा वेरी करता है वॉल्यूम के साथ, यानी कि यहाँ पे क्या वेरी किया, वॉल्यूम वेरी किया, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। यानी कि यहाँ पे मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, वॉल्यूम हुआ। मेरा बात समझ आया ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वेरी कर रहा है, टेम्परेचर के साथ क्या वॉल्यूम चेंज कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ ना वो मेरा हो गया मेरा क्या, थर्मोमेट्रिक। क्या समझ आ रहा कि नहीं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे कहीं पे टेम्परेचर चेंज करता है
तो हम लोग बोल देते हैं ना ये ठंडा है कि गर्म है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा ना, उस बेसिस पे हम लोग जज करेंगे। और उसके लिए हम लोग जो थर्मोमीटर का यूज करते हैं वो कहलाता है कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। समझ आए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कभी टेम्परेचर जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर होता है, उसमें मेरा क्या होता है, टेम्परेचर के साथ मेरा प्रेशर चेंज होता है, यानी कि प्रेशर चेंज करता है, यानी कि प्रेशर मेरा हो गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और उस बेसिस पे हम लोग जो यूज करते हैं थर्मोमीटर को वो होता था मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। फिर बात करते हैं थर्मिस्टर। इसमें क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। उसी तरह थर्मोकपल, थर्मोकपल में मेरा ईएमएफ चेंज होता है। अच्छा, थर्मोकपल से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको पहले बोलेगा कि थर्मोकपल क्या होता है। तो थर्मोकपल जो अगर दो डिसिमिलर मेटल को हम लोग लेंगे, आपस में कनेक्ट करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं, तो उससे मेरा क्या होता है, करंट डेवलप होता है। मैंने क्या कहा, जब हम लोग दो डिसिमिलर मेटल को जब हम लोग दो मेटल को आपस में लाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे करंट डेवलप होता है। और हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं टेम्परेचर के साथ कितना मेरा करंट डेवलप हुआ, यानी कि करंट यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। और पूछा जाता है कि थर्मोकपल किस आपके थ्योरम पे बेस्ड है ना। तो याद रखना सीवेक, ये ध्यान रखना, सीवेक इफेक्ट पे ये मेरा बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन सीवेक इफेक्ट। ठीक है, तो सीवेक इफेक्ट में बेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को डेवलप करते हैं। जब हम लोग दो मेटल को आपस में फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं, उससे ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर वेरी के साथ करंट जो होता है वो कितना बदल रहा है वो यहाँ पे चेक किया जाता है। राइट, चलिए। फिर पायरोमीटर, जैसे मान लो हम लोग को कलर को चेंज करना है, कलर को चेंज हो रहा है, उसका इंटेंसिटी चेक करना है ना। इंटेंसिटी एंड कलर चेंज इन रेडिएशन, रेडिएशन के चलते आप देखते हो ना, आर्मी वगैरह जब नाइट में जाते हैं किसी चीज़ के लिए काम, तो एक शील्ड पहनते हैं। जैसे उरी वगैरह मूवी देखे होंगे तो उसमें पहना जाता, तो अंधेरा में दिखता रेड रेड का, तो वो उससे पता चलता कि कोई आ रहा जा रहा, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू कलर चेंज होता है, इंटेंसिटी। तो उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। और ये कब चेक किया जाता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, जिसको पायरोमीटर डिवाइस होता है, पायरोमीटर नाम होता है, वो चेक ही किया जाता है, हाई टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके लिए मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब किससे हम लोग उसको चेक करते हैं कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा कम है, तो वो हम लोग चेक करते हैं इंटेंसिटी और कलर के बारे में। ठीक है, जिससे रेडिएशन के थ्रू मेरा कलर चेंज होता है, इंटेंसिटी चेक करता है। तो ये कुछ हो गया थर्मोमीटर और कुछ हो गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। चलिए, अब इतना हम लोग जान गए और टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के बारे में और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग तरह का स्केल होता है जिससे हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर को। तो कितनी तरह का स्केल होता है, नॉर्मली तो हम लोग केल्विन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और डिग्री सेल्सियस का। डिग्री सेल्सियस का कैलकुलेशन के टाइम पे एंड आंसर देते हैं तो केल्विन में देते हैं, हमेशा करते हैं ना, केल्विन में आंसर है, मतलब केल्विन में मांगा गया, या फिर कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन हम लोग किसके करते हैं, केल्विन में करते हैं। और क्वेश्चन में या तो केल्विन में दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर केल्विन में मांगा गया था केल्विन में आंसर देंगे, और डिग्री सेल्सियस में अगर कहा गया है तो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन से। समझ आए। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं अलग अलग तरह का कौन कौन सा हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है अलग अलग स्केल से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेल्सियस स्केल के बारे में, जिसको डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो इसमें आइस पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट का अगर बात करेंगे, वाटर जहाँ पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, वो होता है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस। और एक होता है मेरा स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट जहाँ पे मेरा वाटर जो होता है वो वेपर कर जाता है, तो वो हो जाता है मेरा 100 डिग्री से। आपको सबको पता है कि पानी मेरा उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो वेपर कन्वर्ट हो जाता है, और जब 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो जम जाएगा। तो ये दो मेरा पॉइंट होता है, डिग्री सेल्सियस को मेजरमेंट इसी के तौर पे हम लोग किया जाता है। और अगर मैं बात करूंगा सेकंड स्केल का, दैट इज कॉल्ड फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग फ़ारेनहाइट डिग्री, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट से शो करते हैं। इसमें अगर आइस पॉइंट का बात किया जाए तो 32 आपका डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर स्टीम पॉइंट का बात किया जाए जहाँ पे ये मेरा वेपर हो जाएगा, वो मेरा होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेरा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। समझ आया। ये हम लोग अभी मैं प्रूव करके भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ दैट मेरा 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है, मतलब उसका 32 सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। सिमिलरली मेरा अगर बात करेंगे सेल्सियस का, तो सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का 212 आपस में इक्वल होता है। समझ आए मेरी बात की नहीं। चलिए, अब इन दोनों के बीच में ना रिलेशन भी होता है, इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन भी देखते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन दी फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस क्या होता है।
ये होता है टेम्परेचर। अगर हम लोग लेंगे ना यहाँ पे देखो, ये रिलेशनशिप जो भी मैं बताऊंगा ना उस चीज़ का ध्यान रखना। टेम्परेचर अगर मैं लेता हूँ डिग्री फ़ारेनहाइट में इज इक्वल टू होता है 1.8 इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे अगर कि ये मेरा 1.8 है ना, ये अगर मैं बोल देता हूँ 1.1 सेकंड अदर कलर ले लेता हूँ, ग्रीन को हटा के। अगर मैं यहाँ पे 1.8 है, इसको 0 हटाया तो नीचे 10 आया, और इसको काटा तो हाफ हो गया 9 और हो गया 5। तो इसका कभी कभी ये भी लिखा जाता है 9.5 1.8 को, तो 9.9 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये भी रहेगा। तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हो कि भाई टेम्परेचर इन किसमें है भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट में, इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे आ जाता 32, प्लस यहाँ पे 32 होगा, एक सेकंड, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि जो सेल्सियस होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, तो मुझे ये अगर प्रूव करने का मिला कि क्या अगर हम लोग सर जी अगर डिग्री सेल्सियस जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो होना चाहिए, मैंने कहा कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 32 फ़ारेनहाइट का, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो थोड़ा कन्वर्ट करके देखिए, तो देखो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके आप लोग को इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, देखो यहाँ पे मैं इधर ले आता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। डिग्री सेल्सियस मैंने क्या लिया, 0 लिया, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या करूँगा यहाँ पे, क्या टेम्परेचर मेरा है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, टेम्परेचर मेरा है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या है मेरा 1.8, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.8, और मेरा है क्या डिग्री टेम्परेचर इन सेल्सियस, और सेल्सियस डिग्री कितना लिए 0 लेके चले हैं, तो इनटू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। समझ आया कि नहीं, ये जो यहाँ पे था ना टेम्परेचर इन सेल्सियस, इसको मैंने 0 पुट किया क्योंकि ये मेरा 0 हम लोग को मान के चले हैं, ऊपर देखो मेरा सेल्सियस को क्या लिए 0 लिए हैं, ठीक है, इंटू 0 प्लस हो गया 32। तो क्या है यहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मेरा आया कितना, ये तो पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया, बचा ओनली 32। तो देखो मेरा 32 फ़ारेनहाइट आया ना टेम्परेचर, टी मैंने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, जो ब्रैकेट में हो इन फ़ारेनहाइट, तो 32 आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। अच्छा और एक चीज़ लेके चलते, चलो 0 ना लेके अगर हम लोग, ये भी मैंने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस मेरा 212 फ़ारेनहाइट के बराबर था, तो अगर हम लोग इस बार डिग्री सेल्सियस को 100 लेके चलें, कितना लेके चले 100 लेके चले, तो चलो फिर से पुट करते हैं इसी को। तो टेम्परेचर मेरा है फ़ारेनहाइट में, ये हम लोग कुछ नहीं, सेल्सियस को वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1.8 डिग्री टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में कितना है 100 है, तो यहाँ इंटू कर देंगे हम लोग 100 प्लस हो जाएगा 32। तो देखो यहाँ पे 0 से नीचे आएगा 10 आ जाएगा, है ना, एंड यहाँ से ये 0 से 0 खत्म हो गया, तो 18 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 180 180, और प्लस आ जाएगा 32। तो जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि 212 हो गया। क्या डिग्री जो फ़ारेनहाइट में निकला वो 212 निकला, तो बस फ़ारेनहाइट में 12 निकल गया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस मेरा 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। समझ आया। इसी तरह हम लोग अगर आपको एग्जाम में पूछे कुछ क्वेश्चन तो फटाफट बना लेना। चलिए समझ आया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्केल, नेक्स्ट मेरा स्केल का अगर बात करेंगे तो मेरा केल्विन स्केल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाने वाला यही है, ठीक है। इसका बात करते हैं, तो इसमें अगर बात करेंगे आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट मेरा होता 273.15 केल्विन, एंड स्टीम पॉइंट का बात करेंगे तो होता 373, जस्ट 100 ज़्यादा 373.15 केल्विन। अब अगर मैं बात करूँगा इन दोनों का, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज किया जाने वाला दो कौन कौन सा, एक सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सेल्सियस का और एक किया जाता है केल्विन का, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन यहाँ पे बताया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन दी डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो ये होता है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5। अब इसका भी एग्जांपल समझो, जैसे एग्जांपल में रहता है ना कि भाई दिया रहता है कि 32 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना रहता है केल्विन में, मतलब उसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 32 यहाँ पे करेंगे और प्लस कर देंगे बस 273, कुछ करते ही नहीं, आप लोग को पता ही है, बस 273 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो अभी जो भी आ जाएगा ना वो आपका क्या आएगा केल्विन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 5 आ गया 0, यानी कि ये मेरा केल्विन में आ गया, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन आ गया, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन में 305 आ गया, मतलब 32 डिग्री सेल्सियस
मेरा आ गया किसने 305 आपके केल्विन में। उसी तरह मान लो हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं तो डिग्री सेल्सियस सिंपल क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 27 में बस 273 को जोड़ देते हैं। 15 नहीं भी लेके चलेंगे तो चलेगा, तो 27 जोड़ देंगे तो 300 आ गया, ये केल्विन में आ गया, बस सिंपल, राइट। तो ये भी इस तरह से आप लोग कन्वर्ट करना जानते होंगे, ये चीज़ हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो रिलेशनशिप थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, ये याद हो जाता है, ये वाला भूल जाते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 हम लोग देखे स्केल, और एक स्केल होता है जो कि होता है इंपॉर्टेंट। वो कौन सा स्केल होता है, वो हम लोग बोलते हैं रैंकाइन स्केल। क्या होता है मेरा, रैंकाइन साइकिल या रैंकाइन स्केल, संकाइल भी इसको बोलते हैं। तो इसमें मेरा आइस पॉइंट का बात करेंगे तो मेरा होता है 491.67, और डिस्टीम पॉइंट का बात करेंगे तो होता है 671.67, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं रिलेशन यहाँ देखूँ, रिलेशन देखूँ पहले रैंकाइन का केल्विन के साथ, और फिर देखूँ आपके डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ भी, तो होता है टेम्परेचर इन रैंकाइन इज इक्वल टू 212 जोड़ देंगे, ठीक है, 212 जोड़ेंगे क्योंकि ये फ़ारेनहाइट वाला होता है, दिस इज योर फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट वाला होता है। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट अगर मैं बात करूँगा, डिग्री फ़ारेनहाइट वाला, तो स्टीम पॉइंट मेरा कितना था, 212 था, तो वो हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, प्लस हम लोग जोड़ देंगे आइस पॉइंट यानी कि 459.67, यानी कि सिंपल उसको से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है, आपको ये वाला ज़्यादा ध्यान देना है, ये वाला, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने क्या करा है ना, स्टीम पॉइंट यहाँ से निकाला गया है, तो स्टीम पॉइंट निकालने के लिए ये चीज़ यूज़ किया गया, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान मत दो, इस चीज़ को मैं हटा ही देता हूँ, इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं। वो मैं जब स्टीम पॉइंट निकाल रहा था वैल्यू, उसके लिए मैंने यूज़ करा था, ये खाली ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर रैंकाइन का एंड केल्विन का बात करा गया है, तो ये भी फ़ारेनहाइट को हम लोग हटा देते हैं, इन दोनों का ध्यान दो। तो क्या है कि टेम्परेचर इन रैंकाइन इज इक्वल टू 1.8 होता है केल्विन का, मतलब मुझे केल्विन से आपको बनाना किस में है, रैंकाइन में बनाना, तो 1.8 गुना कर देंगे, 1.8 से बस इंटू कर देंगे तो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट, समझ आए। चलिए ये चीज़ आपका यहाँ पे हो गया, राइट। तो ये रहा आज का क्लास, आई होप सो आज का क्लास आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इजी न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर टफ न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं, जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आप लोग को पता चलेगा किस तरह से मुझे सॉल्यूशन वगैरह करना बनाना है। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय डियर स्टूडेंट।